वेलकम बैक। HTML में हम लोग चल रहे थे। पिछले दिन एक फॉर्म डिजाइन किए थे। ये रहा हमारा फॉर्म। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, एक ईमेल के लिए, उसके बाद एक नंबर टाइप था, एक पासवर्ड था। बाकी चीजों को हम यहाँ से अभी रिमूव कर दे रहे हैं। सिंपल बेसिक चीज रखते हैं। और हमने कहा था कि फॉर्म में यहाँ पर एक्शन है और उसके बाद मेथड जो है वो गेट है। एक्शन कहने का मतलब है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है इस पेज पे जाएगा। यानी कि सबमिट होने के बाद उसे किस पेज पे पहुंचना है, उस पेज का नाम हमें देना है, कोई एक नाम देना होगा और वो नाम निश्चित रूप से उस नाम से फाइल भी होना चाहिए। शायद हमने इनपुट टाइप सबमिट भी हटा दिया है, इसको मैं ले लेता हूँ। एक और इनपुट टाइप होता है जिसको हम रीसेट बोलते हैं, ये डिफॉल्ट काम करता है। इनपुट टाइप रीसेट, इसका वैल्यू भी रख देते हैं रीसेट। वैल्यू स्क्रीन पे दिखता है, पहला कैरेक्टर कैपिटल रखते हैं या टोटल कैपिटल रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और हम अपने फाइल को खोल लेते हैं। इसको मिनिमाइज करें। माई कंप्यूटर के अंदर हमारा ई ड्राइव के अंदर जो माई फोल्डर है उसमें बना हुआ है थर्ड HTML। थर्ड HTML को डबल क्लिक कर लेते हैं, ये खुल गया। यहाँ पे देखें कि दो बटन है, यहाँ पे कुछ लिखें, यहाँ पे कुछ लिखें और यहाँ पे कुछ नंबर लिखना है। यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं और रीसेट पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक पूरा फॉर्म ब्लैंक हो गया। इसके लिए हमें दोबारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल किसी भी बॉक्स को अलग से क्लियर करने की जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप रीसेट ऑटोमेटिक काम करता है और इनपुट टाइप सबमिट भी ऑटोमेटिक काम करता है। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, लेकिन इनपुट टाइप बटन देते हैं तो उस बटन का बिहेवियर हमें डिसाइड करना होता है। सिंपल। वापस आते हैं यहाँ पे और सब में नेम प्रॉपर्टी नहीं है, हम सबको नेम प्रॉपर्टी पहले देते हैं। क्यों नेम प्रॉपर्टी क्यों देना जरूरी है? तो फॉर्म जब सबमिट होगा तो उसी नाम से वैल्यू लेके जाएगा। जैसे ऊपर में नाम लिखा हुआ है, ऊपर में नाम में हम लिख देते हैं कुछ भी, माई नेम। ईमेल में myname@abc.com, एज 25 ईयर्स, पासवर्ड में हमने कुछ डाल दिया और इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। जब फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ऊपर अगर हम URL देखें तो हम सेकेंड HTML पे भेजे थे, ऑटोमेटिक इसने इतना चीज जोड़ा, क्वेश्चन मार्क योर नेम इक्वल टू माई नेम। ये हम कहीं लिखे नहीं हैं, ये कहां से आया? तो इसको समझने के लिए हमको वापस आना होगा अपने डॉक्यूमेंट में और यहाँ देखें तो इसका नाम जिस कंट्रोल के अंदर हमने लिखा था उसका नाम था योर नेम और माई नेम हमने वैल्यू में डाला था, इसलिए इस फील्ड का वैल्यू वो है योर नेम इक्वल टू माई नेम। लेकिन बाकी चीजें नहीं गई, बाकी चीजें नहीं गई इसलिए कि इसमें नेम प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका नेम इक्वल टू ईमेल कर लेते हैं, इसका नेम इक्वल टू एज कर लेते हैं, इसमें भी नेम प्रॉपर्टी डालते हैं, नेम इक्वल टू हम यहाँ पर PASS कर लेते हैं, पास। और बाकी में नेम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म में सबमिट करना है हमें ये और ये चार चीजें हम सबमिट कर रहे हैं। वापस आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में और यहाँ इसको बैक कर लेते हैं, वापस हम अपने पेज पे पहुंचेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं, नाम में कुछ भी लिख देते हैं। ABC हमने लिखा, यहाँ पर abc@gmail.com लिखा है, एज में हम 25 डालते हैं और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम लिख देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब अगर हम ऊपर के URL को स्टडी करें तो ये हमारा URL है जो कि दिख नहीं रहा है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें योर नेम इक्वल टू ABC, चूंकि योर नेम में हमने ABC लिखा था। ईमेल इक्वल टू ABC@, सिंबल को इसने डिकोड कर लिया है, इनकोड कर लिया है ऑटोमेटिक। जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं तो उसको ऑटोमेटिक वो URL इनकोड कर लेता है। तो URL इनकोड में @ का %40 होता है, वो डाला। @gmail.com था, एज में 25 हमने डाला था, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 डाला था। अब क्या है कि फॉर्म जो हमने सबमिट किया उसका सारा डेटा ऊपर में दिख रहा है। ये डाटा आया कहाँ? second.html पेज पे आया है एज ए URL। अब कोई ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे कुछ बदल दे और फिर से एंटर प्रेस कर दे, यानी फॉर्म फिर सबमिट हो गया और एक नए डेटा के साथ सबमिट हो गया। और एक प्रॉब्लम और भी है कि पासवर्ड क्या हम डाले थे वहां तो नहीं दिखा, यहाँ दिख गया। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं है। तो जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं जहां की सिक्योर डेटा होता है, या हम चाहते हैं फॉर्म सबमिट होने से लेकर और डेटाबेस में सेव होने के बीच कोई डेटा न बदल जाए, इसके लिए हम
इनपुट मेथड जो वहां पर लिखे थे फॉर्म का पोस्ट मेथड है ये, दरअसल में इनपुट मेथड क्या है, गेट। हम मेथड को कर देते हैं पोस्ट, सिंपली हमने गेट के बदले पोस्ट दिया है। अब बिहेवियर बदल जाएगा। इसको हम वापस आते हैं पेज पे, एक बार बैक कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से वैल्यू डालते हैं abc@gmail.com, वापस वैल्यू डालते हैं 25 और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 हमने टाइप किया है, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है। हम सबमिट कर लेते हैं फॉर्म को। फॉर्म सबमिट किए। अब अगर हम URL देखें तो URL में कुछ नहीं है, URL बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि फॉर्म जो वहां से सबमिट हुआ वो इस फॉर्म पे आया, लेकिन वो इनविजिबल कहीं भी दिख नहीं रहा है, यानी कि पोस्टेड डेटा में कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, केवल पोस्ट के कारण। यानी कि डेटा सिक्योर्ड है। पासवर्ड अगर हम ऐसे टाइप करें और ऐसे पोस्ट हो, बगल में कोई बैठा हुआ रहे तो मेरा पासवर्ड देख सकता है कि पासवर्ड क्या सेट कर रहा है। लेकिन केवल पासवर्ड की बात नहीं है, और भी डेटा वो बदल सकता है। सपोज हम वहाँ मैक्स और मीन एज में लगाए थे, मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, वहां सेट करके आए, ऊपर में यहाँ एज हमें दिख रहा था। हमने क्या किया कि एज को जो वहां डालने नहीं दे रहा था वो बदल के कर दिए और एंटर प्रेस कर दिए, फॉर्म दोबारा सबमिट हो गया और एक नए डेटा के साथ पेस्ट हो जाएगा। ये परेशानी होगी। एक चीज और कि उस समय हम पेज को रिफ्रेश किए थे तो कोई सवाल नहीं पूछा था। यहाँ अगर हम रिफ्रेश पेज को करना चाहें तो एक नया सवाल हमारे स्क्रीन पे है। सवाल क्या है, कंफर्म फॉर्म सबमिशन। क्या फॉर्म सबमिशन को फिर से कंफर्म करना है? अगर हम कंटिन्यू करते हैं तभी ये सबमिट करेगा पेज को, यानी कि ये डेटा दोबारा हमारे पेज पे अवेलेबल होगा। और डेटाबेस में सेव करने का अगर लॉजिक हम लिखे हुए हैं कि कोई कस्टमर डेटा हमें भेजता है तो उस डेटा को हम प्रिजर्व करके रखें, सेव करके रखें, तो ये दोबारा सेव होगा क्योंकि फॉर्म दोबारा सबमिट किया जा रहा है। सिंपल। तो यहाँ गेट और पोस्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। गेट जो है, जो भी डेटा हम सबमिट करते हैं उस डेटा को एज ए URL भेजता है, जबकि पोस्ट जो है वो इनविजिबल फॉर्म में डेटा को भेजता है, यानी बीच में चेंजेस की गुंजाइश नहीं है एक पेज से दूसरे पेज पे आने की। अब है कि ये डेटा हमारा सेकेंड HTML में आ रहा है, लेकिन सेकेंड HTML में उस डेटा का हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस डेटा को ले नहीं पा रहे हैं। लेने के लिए हमारे पास दो तरीका है, या तो हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए या फिर जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। दोनों मेथड है जिसके जरिए डेटा ले सकते हैं। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है जावा स्क्रिप्ट, उससे भी हम जो URL हमारे पास डेटा रिसीव हुआ हम उससे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, और सर्वर साइड स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जब पढ़ेंगे तो डेटा कैसे इंटरप्रेट करेंगे ये हम बता देंगे। लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से अगर डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं तो केवल गेट वाले डेटा को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, पोस्ट वाले डेटा को नहीं। पोस्ट का डेटा हम नहीं ले सकते क्योंकि पोस्ट का डेटा जो है यहाँ इनविजिबल है, वो सर्वर के लिए केवल विजिबल है। हमारे कोड में सेकेंड HTML में अगर हम जावा स्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो एक चीज और बता दूं, जावा स्क्रिप्ट भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, यानी कि यूजर के ब्राउजर में रन करता है, यानी कि हमारे ब्राउजर पे वो कोड आ गया और तब वो एक्सेस करना चाहेगा। लेकिन हमारे ब्राउजर का कोड कोई भी पोस्टेड डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। जब भी वो एक्सेस करेगा तो गेट वाले डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज्यादा सेफ है कि कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हमारे पोस्टेड डेटा को टच नहीं कर सकता, यानी पोस्टेड डेटा को केवल सर्वर टच कर सकता है। पोस्ट तो हुआ, हमारे पास अभी सर्वर नहीं है, ना हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अभी बता रहे हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आएंगे तो इन चीजों को कैसे सेव करते हैं, डेटा को कैसे लेते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हम फॉर्म के बारे में बताएं। अब इसमें एक एक चीज समझ में आ गया होगा कि हर फॉर्म में एक्शन क्या करता है, पोस्ट क्या करता है, और नेम प्रॉपर्टी का यहाँ पर क्या यूज था, फॉर्म कैसे बनाते हैं। लेकिन हमारा फॉर्म बहुत अगली दिख रहा है, कुछ थर्ड HTML पे बैक करना होगा हमें। यूं कोई भी कंट्रोल कहीं भी है तो बेहतर है कि हम फॉर्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन सबसे आसान तरीके की अभी हम बात करेंगे। अगले तरीके की फिर बाद में बात करेंगे कि बेहतर है कि हम एक टेबल बना लें और टेबल के अंदर सारे फॉर्म को ऑर्गेनाइज कर दें। टेबल लाइक दिस वन बना रहे हैं, फॉलो करना है। टेबल दिए, यहां पर हम TR ले रहे हैं और हर TR में 2 TD हम असाइन करते हैं। पहले TD में हम लेबल को लिख देते हैं, ये हमारा लेबल है जो कि यूजर को दिखाना है, इसको हम पहले TD में रख देते हैं। और जो हमारा कंट्रोल है ये, इसको हम यहां से कट कर लेते हैं यहां तक,
और इसको दूसरे वाले में रख देते हैं कुछ यूं। ये पहला रो हमारा बन गया। इसी तरीके से दूसरा हम रो बना लेते हैं, इसमें भी 2 टीटी हम डाल देते हैं और ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमें और भी चाहिए 3 4 और एक एक्स्ट्रा 5 ले लेते हैं जिसमें हम बटन डालेंगे। और नीचे अब जो भी हम लिखे हैं उसको एज इट इज हम कट करके लेबल को पहले में डाल लेते हैं और कंट्रोल को दूसरे में, डू रेस्ट फॉर द सेम। और हमारे पास 2 बटन है, इस दोनों बटन को ऐसा करते हैं, अब नीचे पी जो है उसको भी हटा लेते हैं और दोनों बटन को एक ही में डाल देते हैं, अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। वापस पेज पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, एटलीस्ट सब एक साथ अलाइन है, ठीक है। इसको और डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन और डेकोरेशन थोड़ा सा गैप अगर हमें बनाना है तो ऐसा करते हैं कि यहाँ टेबल जो हमने बनाया वहाँ पे सेल पैडिंग में हम 5 ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर दिखेगा। कोई गैप नहीं, सेल पैडिंग थोड़ा सा गैप तो है लेकिन ना के बराबर। CELLPA, अच्छा पैडिंग का स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया था। वापस आते हैं, अब थोड़ा सा गैप बन गया, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर इसको हम बिना CSS के डेकोरेट करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी लेबल है सब में हम अगर बीजी कलर असाइन कर दें और ग्रे कलर को असाइन कर दें तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा, या एकदम से टोटल ब्लैक कर ले और टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पासवर्ड है, इसमें भी डाल देते हैं ऐसे। और वापस आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये लेबल इस तरीके का हो गया। बेहतर होता कि ब्लैक करते और उस पर व्हाइट हम लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे अगर हम वापस से इधर आते हैं और कलर प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, अगर टेक्स्ट को कलर देना होगा तो सीधे लिखते हैं कलर इक्वल टू और व्हाइट कर देते हैं, कलर का इफेक्ट नहीं लिया। तो चलिए CSS में इस चीज़ को देखेंगे।